नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं इच्छा मिश्रा और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2020 प्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, जिसमें हम कवर करेंगे सभी क्वेश्चंस को। और ये टेस्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में होगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मॉक टेस्ट नंबर 10 लिखा है, लेकिन इसका सीक्वेंस में अगर आपको नहीं मिले तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको सभी टेस्ट मिलेंगे, भले ही वो सीक्वेंस में ना मिले, राइट। तो आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं एंड इसको ज्वाइन करने के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप चाहें तो यूपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीएससी, साथ ही किसी भी अन्य एग्जाम के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप फ्री टेलीग्राम चैनल को भी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको इंस्टॉल करना होगा टेलीग्राम ऐप और सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और फिर आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आप तक ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहला प्रश्न है हमारा 22वें विधि आयोग के संबंध में। इसमें कहा गया है कि ये जो 22वां विधि आयोग है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और ये 5 से अधिक अंशकालिक सदस्य इसमें नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला जो कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी अवधि कितनी है, 3 वर्ष की, ना कि 5 वर्ष की। दूसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। देखिए, विधि आयोग जो होता है ये सरकार के द्वारा बनाया जाता है समय समय पर। जो पहला विधि आयोग था वो बना था 1834 में लॉर्ड मैकॉले के अंतर्गत, और जो स्वतंत्रता के बाद पहला बना है वो बना है 1955 में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विधि आयोग किस प्रकार की संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, कैसी संस्था है, ये आप कमेंट करके बताइएगा जरा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कहा गया है कि यूएसए ने अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए थे। तो इस समझौते के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। पहले में लिखा है कि ये दोहा कतर में हुआ था हस्ताक्षरित, और दूसरे में लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत जो तालिबान के सदस्य हैं उनको प्रतिबंधित सूची से हटाने के लिए अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका जाएगा। और तीसरा जो कथन है उसमें लिखा हुआ है कि समझौते में कैदी अदला बदली का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर हमारा जो कथन सही है, ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा मध्य पूर्व जो शांति योजना प्रस्तावित की गई है उसके संदर्भ में कथन है। ये जो मध्य पूर्व शांति योजना है ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा प्रस्तावित है। ठीक है, और आपको पता है कि अमेरिका हमेशा से ही इजराइल की तरफ से पार्शियल रहा है, उन्हीं का पक्ष लिया है। तो इससे आपको पता चलेगा इनकी योजना से भी यही। पहले में कहा गया है जो यरूशलेम है ये इजराइल की संप्रभु राजधानी होगी। फिर दूसरे में कहा गया है जो इजराइल देश है ये फिलिस्तीन को हाइफा और एश्तोद बंदरगाह जो है इनको इस्तेमाल होने वाली जो भी सुविधाओं का उपयोग करने और इनका प्रबंधन करने की अनुमति देगा। ठीक है, और फिर कहा गया है जो इजराइल है ये फिलिस्तीन की अधिभावी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी को बनाए रखेगा। तो ये तीनों ही कथन इस योजना के संबंध में सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, इनमें से कौन सा कथन वित्तीय समावेशन के लिए जो राष्ट्रीय रणनीति है उसके संदर्भ में सही है। तो इसमें जो अवधि दी गई है वो 2019 से 29 दी गई है, ये गलत है क्योंकि इसकी अवधि है 2019 से 2024। दूसरे में कहा गया है ये वित्तीय समावेशन मापदंड जो है पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता की निगरानी के माध्यम से आवधिक मूल्यांकन की सिफारिश करती है ये राष्ट्रीय रणनीति वित्तीय समावेशन की। तो ये कथन हमारा दूसरा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में बात की जा रही है तीसरे बोडो शांति समझौते की। पहले में कहा गया है ये केंद्र, असम सरकार और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच में हस्ताक्षरित हुआ, बिल्कुल सही है। फिर कहा गया है पहाड़ियों में रहने वाले जो बोडो हैं इनको अनुसूचित पहाड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाएगा, ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि जो बोडो है ये असम की सहयोगी आधिकारिक भाषा होगी। तो असम की जो मेन भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो असमीज है, और जो बोडो होगी ये इनकी सहयोगी आधिकारिक भाषा होगी, ये भी बिल्कुल सही है।
तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है जो नव घोषित रामसर स्थल हैं उनका क्या संबंध है। देखिए रामसर स्थल काफी महत्वपूर्ण है। एआरओ के एग्जाम में भी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था कि रामसर कंजर्वेशन जो है उसका संबंध किससे है, रामसर कंजर्वेशन साइट्स का, तो उसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आर्द्र भूमि से यानी कि वेटलैंड से। तो ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अभी आपको पता है 10 नए जोड़े गए थे, पहले 27 थे भारत में रामसर स्थल, फिर 10 नए जोड़कर कितने हो गए हैं 37। तो ये जो नए हैं 10 ये काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से जो 6 हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, 1 महाराष्ट्र का है और बाकी जो बचे 3 ये कहाँ के हैं, पंजाब के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नए घोषित कौन से हैं। तो नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य, केशवपुर आर्द्र भूमि, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य और कोलेरू झील। तो जो नए जोड़े गए हैं उसमें ये 4 हैं और ये कोलेरू झील एक आर्द्र भूमि है, लेकिन इसको पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है, अभी ये नव घोषित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो नए साइट्स हैं, जोड़े हुए नए स्थल हैं, उनके सबके नाम आपको पता होने चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में जिनको जोड़ा गया है वो है नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन, समसपुर, संडई और सरसी नवर। ठीक है, और महाराष्ट्र में जो एक स्थल जोड़ा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र से जोड़ा गया पहला स्थल है, ये है नांदूर। और फिर हम देखते हैं पंजाब के 3 स्थल, ये है केशवपुर मियानी और 20 कंजर्वेशन रिजर्व और उसके बाद नांगल। तो यहाँ से ये 3 हो गए। तो ये 10 के नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। फिर आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को अफ्रीकी चीता जो है उसको भारत में लाने की अनुमति दे दी है। देखिए इसके संदर्भ में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि पहले अफ्रीकी चीतों को भारत में लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी है। उसके संदर्भ में कहा गया है इससे क्या होगा कि जो लुप्त प्राय प्रजाति के लिए खतरा पैदा होगा और जो अन्य मुख्य प्रजातियां हैं इनके साथ प्रतियोगिता भी हो सकती है और साथ ही ये अनुपयुक्त निवास स्थान प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ये दलीलें इनमें से हमें बतानी है कौन सी अफ्रीकी चीते के प्रवेश के खिलाफ हैं कि इनको नहीं लाना चाहिए। तो इसके खिलाफ ये तीनों ही दलीलें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता है लेकिन आप पर्यावरण पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं, तो आप इनको अपने आप टिक कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अफ्रीकी चीते के प्रवेश के खिलाफ दी गई हैं सारी दलीलें। अगला देख लेते हैं। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में जो आग लगी थी उसका कारण है। तो पहले में कहा गया है कि लंबे समय तक सूखा पड़ा था और अनुकूल हिंद महासागर जो द्विध्रुव था, उसके बाद अंटार्कटिका पर जो दुर्लभ समताप मंडल गर्म होना, ये भी एक इसका कारण था। तो यहाँ पर ये सभी कारण हैं ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में लगी आग के। उत्तर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये काफ़ी ज़्यादा समाचारों में रही है, शायद आपको पता भी हो इसके बारे में। ये कोविड के संबंध में ये दवा के रूप में प्रयोग होने पर इस पर काफ़ी ज़्यादा विचार और विवाद रहा है। पहला कहा गया है कि ये समाचारों में देखा जाता है, लेकिन इसका मेन जो यूज़ होता है वो किस लिए है। एक ये एक निर्धारित औषधि है, ये मलेरिया रोधी दवा है मेनली, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, इसके इलाज करने में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। और ये जो एक संधिवात गठिया होता है, गठिया की बीमारी होती है, इसके इलाज में भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे ही हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कहा गया है तबलीगी जमात के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। कहा गया है ये एक सुन्नी सुधारवादी आंदोलन है और ये मुसलमानों से पैगंबर की तरह रहने का आग्रह करता है। तो ये दूसरा कथन यहाँ पर सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये सुन्नी सुधारवादी नहीं है, ये सुन्नी पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दूसरा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं ऑपरेशन टर्टशील्ड, इसका संबंध किससे है। पहला कथन दिया हुआ है कि ये संकटग्रस्त कछुओं की रक्षा के लिए यह एक केंद्रीय कार्यक्रम है। फिर कहा गया है ये कोविड-19 से लड़ने के लिए केंद्रीय कार्यक्रम है।
या फिर संकटग्रस्त कछुओं की रक्षा के लिए ये पश्चिम बंगाल सरकार का कार्यक्रम है, और या पश्चिम बंगाल सरकार का ही कोविड-19 से लड़ने का कार्यक्रम है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है। ये संकटग्रस्त कछुओं की रक्षा के लिए ही है और ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। देखिए, ये मेनली जो फोकस्ड है, जिसका जो मेन फोकस है वो पश्चिम बंगाल में है, इसीलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, केंद्र की कार्यक्रम है और संकटग्रस्त कछुओं के लिए। टर्ट से टर्टल आ जाएगा, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ऑपरेशन टर्ट शील्ड। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है जिसने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इस संबंध में कथन दिए हुए हैं, वो हमको देखना है। पहला है कि पापुआ न्यू गिनी वो देश है जिसने प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि प्रवाल और समुद्री जीवन के लिए इससे खतरा माना जा रहा है, ये हानिकारक माना जाता है। उसके बाद कहा गया है कि ऑक्सीबेंजोन सनस्क्रीन का घटक है जो कि प्रवाल के लिए हानिकारक माना जाता है। पहला हमारा गलत है कथन, दूसरा बिल्कुल सही है। पहला क्यों कथन गलत है? क्योंकि ये जो देश है ये पलाऊ है। कौन सा देश है? पलाऊ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पापुआ न्यू गिनी नहीं है, ये पलाऊ है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में ई कॉमर्स पर मार्केट स्टडी, कुंजी निष्कर्ष और अवलोकन, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इसको जारी किसके द्वारा किया गया है ये पूछा गया है यहाँ पर। नीति आयोग, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, वाणिज्य मंत्रालय। तो इसको भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहां पर हमने देख लिया है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है जो संशोधित एफडीआई नीति है, इसके संदर्भ में कौन से देश अब केवल अनुमोदित मार्ग के तहत निवेश करने की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। अनुमोदित मार्ग मतलब वो मार्ग जिसके तहत गवर्नमेंट का अप्रूवल आवश्यक हो। गवर्नमेंट जब अप्रूव करेगी, जब निर्देशित करेगी, तभी इसके तहत एफडीआई के तहत ये निवेश कर सकेंगे ये देश। तो सरकार ने उन सभी देशों के लिए कहा है जो भारत के साथ भूमि से जुड़े हुए हैं, भारत की भूमि से जुड़े हुए हैं, यानी कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप इनमें से देख लीजिए कौन सा ऐसा देश है जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है। भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, और श्रीलंका भूमि से नहीं जुड़ा है, नेबर है, एक भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ये भूमि के माध्यम से नहीं जुड़ा है, इसलिए ये इसमें शामिल नहीं होगा। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। फिर हम देखते हैं पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। इसके बारे में कहा गया है कुछ जो कोविड-19 रोगी हैं ये आईसीयू को छोड़ने के बाद इससे पीड़ित हो जाते हैं। उसके बाद ये एक गंभीर बीमारी के बाद पैदा होने वाली कंडीशन है। तीसरा कथन है इसके तहत शारीरिक, संज्ञानात्मक, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो उसमें नए या बिगड़ते हुए नुकसान के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। आखिरी कथन है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में गलत पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है। तो ये सभी जो कथन है वो बिल्कुल सही है। पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम ये बिल्कुल सही है उसके संदर्भ में, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। पहले में कहा गया है कि मुंबई रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर एक मास सैनिटाइजेशन टनल स्थापित किया गया था, और ऐसा भारतीय रेलवे का ये पहला स्टेशन बन गया है जहाँ पर ऐसा कार्य किया गया है। दूसरे में कहा गया है इसकी दूरी जो है वो 10 मिनट में पूरी की जा सकती है, तय की जा सकती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन हमारा सही होगा? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऐसा पहला रेलवे स्टेशन मुंबई ना होकर कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद वो पहला रेलवे स्टेशन है जहां पर मास सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया था, और इसकी दूरी को 10 मिनट में नहीं 10 सेकंड में तय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन पॉइंट हो जाता है 10 मिनट और सेकंड, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखना है हमको आईसीएमआर ने जो पूल्ड परीक्षण है इसके दिशा निर्देश में अधिकतम कहा है कि 5 नमूनों को लिया जा सकता है। उसके बाद है कि इस पद्धति का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां पर जो कोविड-19 का प्रचलन है वो ज्यादा ना हो। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? पहला कथन बिल्कुल सही है कि पूल्ड परीक्षण में कितने नमूने लिए जा सकते हैं? 5। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसका उपयोग वहां पर किया जा सकता है जहां पर इसका प्रचलन कम हो कोविड-19 का, ना कि अधिक हो।
जहां पर अधिक होगा वहां पर ये पूल्ड परीक्षण जो है, पूल टेस्ट, ये काम नहीं आएगा। लेकिन जहां पर ये कम होगा कोविड-19 का प्रचलन, वहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट। इसके हिसाब से इसमें दिया हुआ है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 1.5 से लगभग 2.8%, 2.8% की तक की वृद्धि का अनुमान बताया गया है। और ये कहा गया है कि भारत आज़ादी के बाद से सबसे खराब विकास प्रदर्शन दर्ज कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1991 में जो सुधार किए गए थे, आर्थिक सुधार, उसके बाद से भारत का सबसे खराब प्रदर्शन बता रहे हैं, ना कि आज़ादी के बाद से। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। फॉल आर्मी वॉर्म के संबंध में कहा गया है, इसको हाल ही में समाचारों में देखा गया था। ये क्या है? ये एक कीट है, इसने असम में जो खड़ी फसल थी उस पर हमला किया था। उसके बाद दिया हुआ है कि ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, ऐसे जब कई सारे कथन दिए होते हैं तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो जाती है, तो इनको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, जो विधायक होते हैं, विधायकों के वेतन कटौती के बारे में। पहले में लिखा हुआ है कि संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया है और ये 3 साल के लिए उनके वेतन को 35% तक कम कर देगा। उसके बाद है कि ये 1 मई 2020 से लागू होगा। तो यहाँ पर हमारा जो कथन सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए अध्यादेश पारित किया गया है। और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ये 35% नहीं 30% की बात की गई है यहाँ पर, और ये 1 साल के लिए कम किया गया है, ना कि 3 साल के लिए। और इसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2020 से, ना कि 1 मई से। ठीक है, तो उत्तर हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला है अभ्यास एनसीसी योगदान। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो इसको शुरू किया गया था रक्षा मंत्रालय के द्वारा, अभ्यास एनसीसी योगदान। फिर अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में जो मलायन बाघ था, देखिए ये बाघिन थी, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मलायन बाघिन थी और ये कोविड-19 से संक्रमित हो गई थी। बिल्कुल सही है, ये बाघ और बाघिन के चक्कर में इसको हम गलत नहीं करेंगे। उसके बाद इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके संबंध में हमको गलत कथन बताना है। ठीक है, यहाँ पर गलत पूछा गया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 5 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है और ये PM10 के स्तर में 44% की कमी देखी गई है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमारे दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, करुणा पहल क्या है? देखिए ये CARUNA, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये पहल क्या है? ये केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारियों का गठन है, द्वारा गठित है, और करुणा का आशय है राष्ट्रीय आपदा के प्रति सिविल सेवा संघ का समर्थन। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है सामाजिक टीके के आवश्यक घटक। देखिए सामाजिक टीका यानी सोशल वैक्सीन, ये काफी चर्चा में रहा है, शायद आपने इसके बारे में सुना हो। तो इसके जो आवश्यक घटक हैं वो क्या है? देखिए जब किसी भी बीमारी के लिए हमारे पास टीका अवेलेबल नहीं होता है, उपलब्धता नहीं होती है, तो हम सामाजिक रूप से कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं जिससे कि उससे बचाव किया जा सके। जैसे कि कोरोना वायरस के लिए हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है, तो हम जो हमारा सामाजिक रहन सहन है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे हम थोड़ा दूरी बनाकर रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, तो उसी को सोशल वैक्सीन कहा जाता है। ठीक है, जो सोशल उपाय है। तो पहला इसका घटक है कि सामाजिक और व्यवहार में परिवर्तन, संचार प्रणालियाँ, रणनीतियाँ, बिल्कुल सही है। फिर है सूचना, शिक्षा और संचार का प्रसार। इसके माध्यम से अगर हम लोगों को शिक्षा देंगे, बात को कम्युनिकेट कर उन तक पहुँचाएंगे, तभी सोशल वैक्सीन का फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। इसमें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 31A और B को जोड़ा गया था। यहाँ पर आंसर हमारा B हो जाएगा। अनुच्छेद 31C को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, इसको आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। अगला देख लेते हैं, दल बदल कानून के तहत कौन सा यहाँ पर अपवाद है। तो देखते हैं, पहले में कहा गया है यदि दो राजनीतिक जो दल हैं उनके बीच में विलय होता है और 2/3 उसके जो सदस्य हैं वो विलय के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ये उनको फिर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है इस कानून के तहत। और दूसरे में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह चाहे तो उस दल से इस्तीफा दे सकता है और बाद में पद त्याग के पश्चात फिर से शामिल हो सकता है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 131 का क्या महत्व है। भारत की अर्धसंघीय संवैधानिक संरचना को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। राज्यों के बीच विवादों को हल करता है, यह भी सही है। केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है, ये सही नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस प्रश्न में बात की गई है कि किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय न्यायिक सिविल सेवा को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। तो यह संशोधन किया गया है अनुच्छेद 312 में, ऑप्शन बी। फिर हम देखते हैं कि कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है। संथानम समिति और वोरा दोनों ही समिति इससे संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें इनर लाइन परमिट के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला कथन है कि ये यात्रा दस्तावेज है और ये 3 उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू है। तो ये 3 नहीं 4 उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू है, जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और ये जो अवधारणा है ये बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम अधिनियम 1873 से उपजी है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 82 के तहत संसद जो है वो हर जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू करती है, बिल्कुल सही बात है। और 170 के तहत राज्यों को परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश बना है उसके लिए भी परिसीमन आयोग एक बनाया गया है। इसके साथ ही कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी बनाया गया है। तो अगर आपको पता है वो कौन से उत्तर पूर्वी राज्य हैं तो इसको जरा कमेंट करके बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संसदीय समूह के बारे में। इसमें कहा गया है ये एक स्वायत्त निकाय है। 1949 में इसका गठन हुआ था। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसके पदेन अध्यक्ष होता है और सदस्यता जो है वो सभी सदस्यों के लिए खुली नहीं है। तो यहाँ पर सभी के लिए खुली है, ऑप्शन ये चौथा कथन गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन ए। इसमें हमने देख लिया है आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीतिक जो प्रणाली है उसमें सर्वोच्च न्यायालय को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। तो वो कौन सी है। एक संघीय न्यायालय है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उत्तरदायी होता है सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही है। और संविधान का संरक्षक है। तो ये सारे ही सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केवल मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय जो है वो केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट को जारी कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि ये अन्य मामलों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसमें जो क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय का ये अधिक है सर्वोच्च न्यायालय से। तो केवल पहला कथन सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर बात की गई है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। पहले में कहा गया है जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके निर्णय, कार्यवाही और कृत्यों को सदा स्मृति और गवाही के लिए दर्ज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इनमें न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी है। तो यहां पर हमारा कौन सा सही होगा, दोनों फिर से सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आपराधिक अवमानना का क्या अर्थ है कि किसी न्यायालय के अधिकार के प्रति असम्मान व्यक्त करना और न्यायिक कार्यवाही की जो नियत कार्यप्रणाली है उसमें हस्तक्षेप करना, न्याय प्रशासन को किसी अन्य तरीके से बाधित करना या न्यायिक अधिनियमों और जो सामग्री है उसका उचित और तर्कसंगत उसकी आलोचना करना। तो पहले जो 3 है वो इसमें सम्मिलित होंगे। अगर आप उसकी उचित और तर्कसंगत आलोचना कर रहे हैं तो यह आपराधिक अवमानना के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, जनहित याचिका वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो कानून का जो शासन है उसका ये एक संकेत है और समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए न्याय तक प्रभावी पहुंच पहुंचाना है। उसके बाद है मौलिक अधिकारों का सार्थक एहसास। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
फिर है राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं कौन सी कंडीशन में? पहले में कहा गया है जब विधानसभा सत्र, जब सदन एक सदनीय हो तब बात हो रही है, और सदन में ना हो, ठीक है, सत्र ना चल रहा हो, राज्य के जो दोनों सदन है वो सत्र में ना हो, और जब विधान परिषद, जब द्विसदनीय विधानमंडल हो तब बात हो रही है कि जब विधान परिषद सत्र में हो। तो यदि केवल विधान परिषद सत्र में होगी, द्विसदनीय सदन में, विधानमंडल में, तो राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे पॉइंट्स हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। ला सकते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं? वो मंत्रियों को विभाग का आवंटन कर सकते हैं, मंत्री को इस्तीफा देने के लिए भी वो कह सकते हैं, महाधिवक्ता को नियुक्त कर सकते हैं। तो महाधिवक्ता को ये नियुक्त नहीं करते हैं, कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है महाधिवक्ता, और सरकार के ये मुख्य प्रवक्ता होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अशफाकुल्ला खान के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। कहा गया है इन्हें काकोड़ी षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने हसरत के उपनाम से उर्दू और कुछ हिंदी में भी कविताओं की रचना की थी, और इनका जो जन्म है वो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये तीनों ही कथन इनके विषय में सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बात की गई है कि हमें कौन सा वो मुगल राजकुमार था जिसके बारे में कथन दिया गया है। कथन पढ़ लेते हैं। पहला है कि वह एक मुगल सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र था और उसे शहजादा बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। और इतालवी जो यात्री मनुची थे, इन्होंने अपनी पुस्तक ट्रैवल्स ऑफ मनुची में इनकी मृत्यु का भी विवरण दिया है। तो वो कौन सा मुगल राजकुमार था? वो था दारा शिकोह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसमें किसने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, जीबी पंत ने लिया था, और लाला लाजपत राय ने लिया था, जिनकी इसके कारण ही, इसके वजह से मृत्यु भी हो गई थी इसके विरोध प्रदर्शन में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। स्वामी आनंद तीर्थ के विषय में कहा गया है, ये केरल के पय्यनूर में जातिवाद के खिलाफ जो सुधारक थे उनमें से पहले सुधारकों में से एक थे, और नारायण गुरु के द्वारा इनको ये स्वामी आनंद तीर्थ की उपाधि दी गई थी, कहा गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में। पहले में कहा गया है कि ये तंजावुर तमिलनाडु में था, सही बात है। पेरियार नदी के तट पर था, तो ये पेरियार की नदी के तट पर नहीं था, ये था कावेरी नदी के तट पर। उसके बाद कहा गया है राजराज प्रथम ने बनाया था, बिल्कुल सही है, और ये नागर शैली का एक उदाहरण है। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर आपको पता चल गया है तमिलनाडु में है, यानी कि दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत की शैली कौन सी थी? द्रविड़। तो यहाँ पर ये कथन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी, 1 और 3। अगला प्रश्न है कि 1942 में देश भर में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था? कांग्रेसियों ने क्यों किया था इसको? पहले में कहा गया राष्ट्रीय सरकार की जो कांग्रेस की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया गया था। फिर युद्ध के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता से भी इनकार कर दिया गया था, और साथ ही गांधी जी ने सत्याग्रह की पेशकश की थी ताकि सरकार को शर्मिंदा किया जा सके। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कारण था, तीसरा कारण नहीं था, क्योंकि सरकार को शर्मिंदा करने का कोई भी गांधी जी का उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया हुआ है कि मलय में रास बिहारी बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना की कल्पना की गई थी। तो पहला यहाँ पर हमारा कथन गलत हो गया है, क्योंकि जो कल्पना की गई थी ये की गई थी मोहन सिंह के द्वारा, ना कि रास बिहारी बोस के द्वारा। फिर देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय निवासी और जापान में भारतीय युद्धबंदी आईएनई में बड़ी मात्रा में शामिल हुए थे, बिल्कुल सही बात है ये। और इसका मुख्यालय टोक्यो में था, ये भी ठीक है। और महिला रेजिमेंट का भी निर्माण किया गया था। महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो यहाँ पर ये दूसरा, तीसरा, चौथा कथन सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें एक चीज थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर इनका जो मुख्यालय था वो टोक्यो में नहीं था, यहाँ पर इनका मुख्यालय था रंगून में और सिंगापुर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो दूसरा और चौथा होगा। पहला और तीसरा कथन जो है वो गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए रास बिहारी बोस की जगह मोहन सिंह, और मुख्यालय होना चाहिए रंगून और सिंगापुर में। तो कथन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी, दूसरा और चौथा। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हमें इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाना है।
ये घटनाएं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहले देख लेते हैं। गुरु का बाग मोर्चा 1922 का हो गया ये। फिर वाईकोम सत्याग्रह 1924-25, फिर काकोरी मामला 1925 और नेहरू रिपोर्ट 1928। तो सही हमारा इसमें क्या कथन हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको हमें देखना है, सही से हमको मैच करना है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर पहले देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पर। यानी कि इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन क्या हो जाएगा? 1884। और उसके बाद विक्टोरिया जुबली तकनीकी संस्थान 1887, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 और भारतीय औद्योगिक आयोग 1916। ये सही मैच हो गया है। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में वन कानूनों की अवहेलना कहां पर की गई थी? तो ये देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो ये की गई थी महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रांत में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लाला लाजपत राय के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं कि 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की इन्होंने स्थापना की थी और 1917 में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई थी, इनके द्वारा की गई थी। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1897 में हिंदू राहत आंदोलन यानी हिंदू रिलीफ मूवमेंट और 1917 में हुआ था इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना इनके द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र के बारे में दिया हुआ है कि आईएनसी जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में इस समय पर विलय हुआ था दूसरे सत्र में। और राजेंद्र लाल मित्र जो थे वो स्थानीय अगवानी समिति के अध्यक्ष थे और जो इसकी अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? यहाँ पर ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति की जो शाखाएं थी ये लंदन और पेरिस में थी और भारत माता जो सोसाइटी थी इसका सृजन बंगाल में किया गया था। तो यहाँ पर हमारा कथन जो सही है वो हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही है। अनुशीलन समिति थी, इसकी लंदन और पेरिस में शाखाएं थी, बिल्कुल सही बात है ये दूसरा गलत है क्योंकि ये भारत माता सोसाइटी इसका सृजन पंजाब में किया गया था, ना कि बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है भारत में किस यूरोपीय संगठन ने इल्बर्ट बिल के खिलाफ आंदोलन चलाया था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूरोपीय संगठन वो कौन सा था जिसने इल्बर्ट बिल के खिलाफ में आंदोलन चलाया था। तो इल्बर्ट बिल किस वर्ष आया था? ये आया था 1882 में। तो वो कौन सा आंदोलन था? यूरोपीय रक्षा संघ, एंटी इल्बर्ट बिल लीग, इंडो ब्रिटिश एसोसिएशन या इनमें से कोई भी नहीं। ये आंसर यहां पर होगा यूरोपीय रक्षा संघ यानी कि यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन। ठीक है, और ये इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में आया था। 82 बोल दिया मैंने, ये 83 होगा यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन इनमें से भारत सेवक समाज का हिस्सा था? तो जीके गोखले, अप्पाजी द्रविड़, जीके देवधर, अनंत पटवर्धन। ये चारों लोग ही इसका हिस्सा थे भारत सेवक समाज के, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर बात की गई है गांधी जी को कौन सा प्रमुख नेता हिमालय जैसा लगता था? तो जो हिमालय जैसे लगते थे वो कौन से थे यहाँ पर? फिरोज शाह मेहता, जीके गोखले, लोकमान्य तिलक। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, और लोकमान्य तिलक को बताया था इन्होंने समुद्र की भांति और जीके गोखले को बताया था गंगा की भांति। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। पहला जो कथन दिया गया है इसमें कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी और तिलक दोनों ने जर्मन सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए जो ब्रिटिश सेना के लिए धन, स्वयंसेवक और सामग्री जुटाने का काम किया था। और कारण दिया गया है तिलक नहीं चाहते थे कि जर्मनी और तुर्की जो तानाशाही है इस गठबंधन का की विजय हो जाए। तो क्या कारण था? कथन और कारण में से क्या सही है, इसको हमें चुनना है। यहां पर करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि ये दोनों ही सत्य हैं और जो कारण दिया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इन नेताओं में से किसने हिंदू और मुसलमानों के बीच में घनिष्ठ संबंधों पर जोर दिया था? सर आगा खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खान। तो वो कौन से थे? वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सर आगा खान को छोड़कर ये तीनों ही इसमें सम्मिलित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के पहले राजनीतिक भाषण के बारे में कहा गया है। ये 1916 में बनारस में दिया गया था। इसकी आधारशिला रखने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड को वहां पर मौजूद थे और गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के लिए वहां पर दलील भी की थी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी,
दूसरा गलत है, क्योंकि उस समय पर जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं थे, कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट बी हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि फरवरी 1922 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने मॉन्टफोर्ट सुधार जो थे, मॉन्टेफोर्ट सुधार, इनका उद्घाटन करने के लिए भारत का दौरा किया था और विट्ठल भाई पटेल जो थे वो स्वराज पार्टी का हिस्सा थे। तो ये दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे मूडी मैन समिति के संबंध में कहा गया है कि इसमें 4 भारतीय सदस्य थे। इसकी रिपोर्ट 1925 में प्रस्तुत की गई थी और इसने भारत सरकार अधिनियम 1909 में मूलभूत परिवर्तनों की सिफारिश की थी। तो ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि 1919 के अधिनियम में इसने परिवर्तनों की सिफारिश की थी। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो था, इसको छोड़कर मुसलमान इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे और 1935 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन हमारा ए सही होगा, बी गलत है, क्योंकि 1935 नहीं 1934 में इसको वापस लिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर हमें इसको फिर से एक कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामला ये कब हुआ था? 1908। उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र मामला ये 1912 हो जाएगा। पेशावर षड्यंत्र मामला ये हो जाएगा 1922-27 और मेरठ षड्यंत्र मामला ये हो जाएगा 1929। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, जो हमें आंदोलन में कौन सा दिए गए स्थानीय कारण में से सुमेलित है। तो ये आंदोलन दिए गए हैं और उनका कारण दिया गया है, हमें देखना है। सिख आंदोलन बताया गया है कि पंजाब में महंतों को हटाने के लिए, और उसके बाद कहा गया है अवध किसान आंदोलन जो था ये अत्यधिक किराया और जो अवैध करारोपण और नवीकरण जो शुल्क थे जिससे किसानों का जीवन काफी कठिन हो गया था, ये कारण था। और तीसरे में कहा गया है ये दोनों, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही मैच थे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब हमको बताना है असहयोग आंदोलन के क्या मुद्दे थे। तो स्वराज की प्राप्ति, जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच और खिलाफत, ये तीनों इसके मुद्दे बताए गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही मुद्दे थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से इन कारकों में से कौन एक जगह पर तापमान वितरण को नियंत्रित करता है? तो वो कौन से कारक हैं? अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु राशि परिवहन, महासागरीय धाराओं की उपस्थिति और स्थानीय पहलू। तो ये सभी कारण होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है जैविक चीजों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और जो जल वाष्प है हवा में स्थिरता और अस्थिरता में योगदान देता है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कौन से प्रवास के लिए प्रतिकर्षक कारण है? प्रतिकर्षक कारण हमें बताने हैं यहाँ पर। ऑप्शन देख लेते हैं पहले पॉइंट्स। महामारी, पर्यावरणीय सुरक्षा, बेरोजगारी, असुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर जो कारक है ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 1, 3 और 4 ये सारे कौन से होते हैं? प्रतिकर्षक कारण। तो प्रवास के लिए प्रतिकर्षक कारक पूछे गए हैं। सिर्फ प्रवास के लिए तो ये सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रतिकर्षक कारक केवल यही है। बाकी जो है वो कौन से कारक है? अपकर्षक। ठीक है, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता अपकर्षक कारण हो जाएंगे, पुल फैक्टर्स। फिर है कि पन्ना, पल्ली, नगला ये किस बस्ती के स्थानीय नाम है? तो ये कौन सी बस्ती के हैं? पूर्वा बस्तियों के स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण है? आल्प्स, अपालेशियन और यूराल, उसके बाद हिमालय। तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ये सभी हैं उदाहरण वलित पर्वत के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इनमें से कौन सी हिमनद द्वारा बनाई गई निक्षेपित भू आकृति है? तो हिमनद द्वारा कौन सी बनाई गई आकृति है यहाँ पर? एस्कर, ड्रमलिन और मोरेन, सारे ही होंगे, यहाँ पर मोरेन होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैंग्रोव के बारे में दिया गया है। कहा गया है कि ये तटीय खारे पानी में उगता है और उसके बाद ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं और हेलोफाइट्स भी इनको कहा जाता है। जलयुक्त कीचड़ के कम ऑक्सीजन की स्थिति के लिए अनुकूल होते हैं और ये नमक सहनशील नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये नमक सहनशील भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कालेश्वरम लिफ्ट
सिंचाई जो परियोजना है उसके बारे में कहा गया है, ये तेलंगाना में है और इस परियोजना का कृष्णा और प्राणहिता नदियों के संगम पर शुरू किया गया है इसको, और ये राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में पानी के जो पीने का पानी है और सिंचाई के लिए उपयुक्त मानी जा रही है। यहाँ पर पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये गोदावरी और प्राणहिता नदियों के बीच में है, ना कि कृष्णा और प्राणहिता नदियों के बीच में। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले कौन सी घटनाएं हैं? जेट स्ट्रीम, हिंद महासागर द्विध्रुव और मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन। तो ये तीनों ही है हमारी जो भारतीय मॉनसून को प्रभावित करती हैं घटनाएं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय विवाद खत्म हो गए हैं। स्प्रेटली द्वीप समूह, पारासेल द्वीप समूह, स्कारबोरो शोल। देखिए इस प्रश्न में ये खत्म हो गए नहीं होगा, ये खत्म हो गए गलत लिखा हुआ है। चीन के जो विवाद है दक्षिण चीन सागर में वो इन तीनों में ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सभी जितने भी द्वीप समूह ये सारे विवादित हैं, तो इसको यहाँ पर से हटा लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें बताना है कौन सा अफ्रीकी देश लाल सागर के तट पर स्थित है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन कौन से देश स्थित हैं? मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ये चारों ही कंट्रीज जो है ये चारों ही अफ्रीकी देश हैं जो लाल सागर के तट पर हैं, इसलिए उत्तर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बताना है भारत में लिंगानुपात 945 है। तो कितना लिंगानुपात है भारत में? 945 नहीं है, भारत में लिंगानुपात 943 है। ठीक है, इसलिए ये कथन गलत हो गया है। उसके बाद है भारत में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का अंतर 16.3% है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है वो ठाणे है, ठाणे महाराष्ट्र, और सबसे कम आबादी वाला जिला दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा, तीसरा कथन और चौथा कथन सही है, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा गया है तो केवल पहला कथन गलत होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न जनगणना से है, कहा गया है भारत में न्यूनतम पुरुष साक्षरता है, बिल्कुल सही है। और लक्षद्वीप की साक्षरता जो है वो दादरा और नगर हवेली से अधिक है, साक्षरता दर अधिक है लक्षद्वीप की। और केरल में अधिकतम बाल लिंगानुपात है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप में अधिकतम साक्षरता दर है अगर हम यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखें तो, और सबसे अधिकतम बाल लिंगानुपात जो है वो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ना कि केरला में। सही ऑप्शन यहाँ पर हमने देख लिया है, कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 79 होगी, ना कि 80। तो यहाँ पर हमको ये राज्य दिए गए हैं, उनकी जनसंख्या के संबंध में आरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर जो आरोही क्रम सही होगा वो हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है फिर से जनगणना के संबंध में, हमें इन राज्यों को उनके लिंगानुपात के संबंध में घटते हुए क्रम में लगाना है। तो जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले पंजाब, फिर सिक्किम, उसके बाद जम्मू कश्मीर और अंत में हरियाणा। फिर अगला प्रश्न है कि धार्मिक समुदायों के आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार हमें इन कथनों को देखना है। पहले में कहा गया है कुल जनसंख्या के लगभग 0.2% ने अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं दी हुई है, और जो कुल जनसंख्या है उसमें मुस्लिम आबादी का अनुपात 0.8% बढ़ा है और हिंदू आबादी का लगभग 0.7% बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? सी हमारा 1 और 2। तीसरा कथन हमारा गलत है क्योंकि जो हिंदू आबादी है इसका अनुपात 0.7% घटा है, ना कि बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमें बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात 906 है और शहरी क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात 885 है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं पता है तो इनको ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखना है कि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर किसमें है, तो वो मशरूम, करौंदा और मटर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमें राज्य और उत्पादन में प्रथम देखना है कौन सा है, तो गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिया हुआ है। तो जहां पर प्रथम हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो कहाँ कहाँ है इसको अब हम मैच कर लेते हैं, यानी कि गुजरात हो जाएगा कोकोआ में, गुजरात हो जाएगा भिंडी में, और जो हमारा दूसरा है वो हो जाएगा कर्नाटका हरी मिर्च में, आंध्र प्रदेश हो जाएगा कोकोआ में, और मध्य प्रदेश हो जाएगा मसाले में। ठीक है, ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर।
इसमें कहा गया है चीन दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कथन दिया हुआ है पहला कि जो भारत है वो यूएसए से ताज़ी सब्जियों और फलों का अधिकतम आयात करता है और भारत चीन से अधिकतम प्रसंस्कृत सब्जियों और फलों का आयात करता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि भारत अफगानिस्तान से सबसे ज़्यादा प्रसंस्कृत सब्जियों और फलों का आयात करता है। ठीक है, फिर आता है अगला। इसमें बात की गई है कि दुनिया में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है भारत और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में पहला जो कथन दिया हुआ है दुनिया में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक नहीं है भारत, दूसरे नंबर पर आता है और इसमें कहा गया है तीसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है। तो ये पहले के आंकड़ों के हिसाब से सही है, लेकिन हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके हिसाब से भारत अब दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक हो गया है और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए केवल तीसरा सही है, लेकिन ये ऑप्शन हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए आप जान लीजिए पहला और दूसरा गलत है और यहाँ पर केवल थर्ड सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में यूरेनियम उत्पादन के संबंध में देशों को हमें व्यवस्थित करना है। उत्पादन की बात की जा रही है तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कजाकिस्तान में, फिर कनाडा में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं यूरेनियम के? वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान देश का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है और देश में अधिकतम तांबे का भंडार मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? और ना तो ए सही है, ना तो पहला, ना तो दूसरा, दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हो जाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो तांबा का उत्पादन होता है वो कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, और सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। उसके बाद इन राज्यों को उनकी पवन ऊर्जा जो स्थापित क्षमता है उसके हिसाब से हमको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है। कहा गया है जो कुल ग्रामीण आबादी है वो 18.63% जो है उत्तर प्रदेश में रहती है। भारत की कुल ग्रामीण आबादी की बात हो रही है और फिर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? यहाँ पर हमारा पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा, वो सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से ग्रामीण आबादी कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, ना कि उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हमें यहाँ पर गलत कथन बताना है। कहा गया है उत्तर प्रदेश में तमिलनाडु से अधिक शहरी आबादी है और उसके बाद है कि पश्चिम बंगाल में तमिलनाडु की तुलना में अधिक शहरी आबादी है और तीसरा कथन है कि नागालैंड में अरुणाचल प्रदेश की तुलना में शहरी आबादी जो है वो अधिक है। तो कौन सा कथन हमारा गलत पूछा गया है? तो पहला और तीसरा कथन जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में कहा गया है गलत पूछा गया है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा कथन हमारे सही है, लेकिन ऑप्शन में कोई भी हमारा दूसरा नहीं केवल 2 नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर से गलत हटा लीजिए। पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कथन हमारे यहाँ पर गलत है क्योंकि पश्चिम बंगाल में तमिलनाडु की तुलना में शहरी आबादी जो है वो कम है, ना कि अधिक। ठीक है, तो यहाँ से गलत रिमूव कर लीजिएगा, तो पहला और तीसरा सही है। फिर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में दशकीय वृद्धि लगभग 6% घट गई है और शहरी क्षेत्रों में दशकीय वृद्धि जो है वो लगभग 3% बढ़ गई है। तो कौन सा हमारा सही होगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और जो शहरी क्षेत्रों में दशकीय वृद्धि बढ़ी है ये लगभग 0.3% है। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत के संदर्भ में बताना है हमें कौन सा कथन गलत है। कहा गया है 69.1% महिला आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 68.6% जो पुरुष आबादी है ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। फिर कहा गया है कुल आबादी का लगभग 68.9% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। तो यहाँ पर हमारा ये सारे ही कथन सही हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है कि कौन सी जनगणना शहरों की विशेषता है। तो जनगणना शहरों की विशेषता दी गई है न्यूनतम 4500 की आबादी होनी चाहिए और जो पुरुष कार्यशील आबादी है इसका 50% गैर कृषि कार्यों में सम्मिलित होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, क्योंकि आबादी की बात आती है तो वहां पर 5000 होनी चाहिए और
75% होना चाहिए गैर कृषि कार्यों में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखते हैं इनमें से कौन सा देश पूरी तरह से शहरीकृत है। तो वो कौन सा देश है? बरमूडा, सिंगापुर, हांगकांग और मकाओ में ये सभी जो शहर हैं, ये सभी कंट्रीज जो है बेसिकली देश, ये सभी शहरीकृत हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आता है जनगणना के संबंध में प्रश्न। इसमें कहा गया है 0 से 6 आयु वर्ग जो है, 0 से 6, इसकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13.6% है और भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर रही है वो 1.64% रही है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है ब्लॉकचेन तकनीकी के संबंध में हमें गलत कथन बताना है। गलत कौन सा है? पहले में कहा गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने बेंगलुरु में ब्लॉकचेन तकनीक की उत्कृष्टता जो केंद्र है वो स्थापित किया है बेंगलुरु में। और दूसरे में कहा गया है SBI KYC का उपयोग करने वाला पहला बैंक हो गया है और ब्लॉकचेन पर आधारित प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है ये SBI। उसके बाद है कि ब्लॉकचेन तकनीक में विकेंद्रीकरण, सततवृत्ति और अनामिकता की ये सारी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर ये ब्लॉकचेन तकनीक के संबंध में सभी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि कोई भी कथन गलत नहीं है। फिर हमें देखना है दुर्लभ रोगों के बारे में। कहा गया है जो WHO है इसके हिसाब से ये बीमारी 1 या उससे कम प्रति 1 लाख व्यक्तियों में होती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया है किसी देश की कुल जनसंख्या में लगभग 6 से 8% के बीच लोगों को ये प्रभावित करती है। जो इसको दुर्लभ रोग क्या हुए? रेयर डिजीजेस। तो यहाँ पर ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर एक चीज गलत हो गई। यहाँ पर 1 लाख नहीं 1000 होगा। 1 या उससे कम लोग जो होंगे वो 1000 की जनसंख्या में, 1 लाख में नहीं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं डार्क नेट के संबंध में। इंटरनेट का ये वे हिस्सा होता है जिसे जो पारंपरिक खोज इंजन होते हैं उसके माध्यम से इस तक नहीं पहुंचा जा सकता है और ये इस पर जो सामग्री होती है वो कोड रूप में होती है, यानी कि कोडेड होती है और ये डार्क वेब का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद इनसाइट मिशन के बारे में कहा गया है ये पहला मिशन है जो मंगल ग्रह की सतह के नीचे अध्ययन के लिए समर्पित है। और फिर कहा गया है नासा की डिस्कवरी कार्यक्रम का ये हिस्सा रहा है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनके द्वारा भी इसको समर्थन दिया गया है। तो यहाँ पर ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आता है एंडेमिक के बारे में। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। कहा गया है ये एक छोटी अवधि के भीतर जीवों के लिए जो महत्वपूर्ण क्षति का कारण बनता है और फिर इसका जो संक्रमण का दर है ये लगातार बढ़ता रहता है। गलत पूछा गया है तो इनमें से हमारा पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि ये जो दिए गए हैं ये एंडेमिक के बारे में नहीं है, ये किसके बारे में दिए गए हैं? एपिडेमिक के बारे में संबंधित है, एपिडेमिक से। ठीक है, और जो एंडेमिक होता है ये कुछ क्षेत्र या आबादी में बीमारी का प्रसार करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सक्रिय औषधि सामग्री यानी कि API। तो API के बारे में हमें कथन दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है ये दवा उत्पाद का जैविक रूप से सक्रिय घटक है और लगभग 70% जो API है इसका आयात भारत कहाँ से करता है? चीन से। और ये दवा उत्पाद का प्राथमिक घटक होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। API का इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वर्ण चावल के संदर्भ में कहा गया है ये सामान्य चावल से अलग होता है। अलग क्यों होता है? क्योंकि इसमें अतिरिक्त वंशाणु होते हैं, एक मक्के से और अन्य जीवाणु से। उसके बाद कहा गया है प्रोविटामिन A इसके पीले और नारंगी रंग के लिए जिम्मेदार होता है और इसे 3 साल से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है और ये इस अवधि के बाद अपने पोषक तत्व जो है उसको खो देता है। तो यहाँ पर क्या हमारा करेक्ट होगा? पहला और दूसरा सही है, लेकिन यहाँ पर जो समय दिया गया है ये गलत है क्योंकि इसको 3 माह से अधिक नहीं स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गगनयान मिशन के संबंध में कहा गया है 7 दिनों के लिए 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाएगा ये। और उसके बाद है कि भारत ऐसा करने वाला कितने नंबर का देश हो जाएगा? चौथा। तो ये दोनों कथन अभी तक हमारे सही हैं। अगला देख लेते हैं। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निम्न कक्षा में रखा जाएगा, रखे जाने की उम्मीद है। 2022 में इसको भेजे जाने के लिए कहा जा रहा है और ये अंतरिक्ष यात्री IAF विमान चालक होगा, ये भी बिल्कुल सही है। और GSLV Mk3 का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर ये सभी कथन बिल्कुल सही है गगनयान मिशन के संदर्भ में। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमको ये
जो मिशन है इनको मैच करना है कि कौन सा मिशन कौन से देश का है। देखिए, होप अंतरिक्ष यान मिशन ये यूएई का है। ये मंगल ग्रह पर भेजा गया यूएई का किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री का पहला अभियान है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये हो गया नासा से संबंधित। और क्लियर स्पेस 1 मिशन, ये क्या हो गया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1C हो गया है, 2A एंड 3B। अगला प्रश्न है अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र के संबंध में कहा गया है ये सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है और परमाणु सक्षम बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा, ये सभी कथन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है कौन सा कथन खुर और मुख रोग के बारे में सही है। कहा गया है कि ये अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है, और दूसरे में कहा गया है ये जूनोटिक रोग है, और ये अत्यधिक संक्रामक जीवाणु जनित रोग है। तो कौन सा कथन सही है, पहला कथन जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। खुर और मुख रोग फुट एंड माउथ डिजीज है, क्योंकि ये जो दूसरा है ये जूनोटिक डिजीज नहीं है, ठीक है। और ये अगर विषाणु जनित है तो ये जीवाणु जनित हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे में दिया हुआ है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों का अध्ययन और उनका अनुप्रयोग होता है, ठीक है। और इसमें प्रकाश का स्रोत पता और नियंत्रण करते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश है उसको ये सोर्स और उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा अगर हिंदी में स्टेटमेंट ना समझ आ रहा हो तो मैं आपको बता देती हूँ। लाइट को कैसे कहाँ से आ रही है उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय नौवहन क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह जो प्रणाली है उसके बारे में कहा गया है इसमें 7 उपग्रह शामिल हैं। ये स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस प्रदान करेगा और ये रिस्ट्रिक्टेड सर्विस प्रदान करेगा। तो यहाँ पर ये सभी कथन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। फिर अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन विषाणु के संबंध में सही है। कहा गया है कि आनुवांशिक सामग्री या तो डीएनए या आरएनए से बनी होती है। एक प्रोटीन परत जिसे कैप्सिड कहा जाता है आनुवांशिक पदार्थ को घेरता और बचाता है, और एनवेलप्ड विषाणु केवल विशेष परिस्थितियों में ही जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है एलसीए तेजस के संबंध में कहा गया है कि इसका निर्माता कौन है, डीआरडीओ। इसकी गति 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है और सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है। ये पुराने मिग विमान जो है मिग 21 विमानों का ये स्थान लेगा। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन गलत है क्योंकि इसका निर्माता डीआरडीओ नहीं है, कौन है, एचएएल। एचएएल इसका निर्माता है। अगला प्रश्न है सिर्ट-1 से संबंधित, ये काफी ज्यादा न्यूज में था कुछ समय पहले। तो कहा गया है यह एक एंजाइम है जो कोशिकीय नियंत्रण में योगदान देता है। उपवास के दौरान इसका स्तर जो है वो बढ़ जाता है और इसके अति सक्रियता और कम सक्रियण से बीमारियां हो सकती हैं। और ये एक हार्मोन है जो कोशिकीय नियंत्रण में भी योगदान देता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा कथन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1, 2 और 3, क्योंकि ये एक एंजाइम है ना कि हार्मोन, ठीक है। सिर्ट-1 क्या है, एक एंजाइम है जो कोशिकीय नियंत्रण में योगदान देता है और उपवास के दौरान इसका स्तर बढ़ जाता है और इसकी अति सक्रियता और कम सक्रियता दोनों से ही बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन नहीं एंजाइम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर हमें कथन और कारण दिया हुआ है। कहा गया है सैनिटाइजर में कम से कम 60% जो है वो मात्रा किसकी होनी चाहिए, एल्कोहल की। और इसमें जो मौजूद एल्कोहल है वो विषाणु के लिपिड जो आवरण होता है उसको भंग कर देता है, ठीक है। ऐसे जो विषाणु है उसके जो आवरण है उसको भंग कर देता है जिससे विषाणु निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, कथन और कारण। ए और आर दोनों सत्य है और ए जो है वो सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। WHO द्वारा किसी बीमारी को महामारी घोषित किए जाने का क्या शर्त क्या रखी गई है। तो कहा गया है पहली बात तो कि वो नई बीमारी होनी चाहिए, पहले कथन में कहा गया है, और दूसरे में कहा गया है कि वो दुनिया भर में बीमारी का एक साथ संचरण होना चाहिए। अगर थोड़े समय पर किसी देश में और थोड़े समय बाद किसी देश में होती है तो वो कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। फिर आता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संबंध में विद्युत मंत्रालय के अधीन एक ये वैधानिक निकाय बताया गया है, और उसके बाद ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर कौन सा सही है? दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, तो इसको सेकॉन भी कहते हैं। इसके संबंध में कहा गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सेकॉन सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं और ये तमिलनाडु में स्थित है। तो बिल्कुल सही है दोनों ही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इससे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद पखुई जो टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में हमको गलत कथन बताना है। कहा गया है कामेंग नदी और पेके नदी से घिरा हुआ है। दूसरे में कहा गया है बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ और एशियाई जयकार इस रिजर्व के उल्लेखनीय जीव हैं। और तीसरे में कहा गया है कि जो नागालैंड सरकार है वो रिजर्व के मध्य क्षेत्र से एक राजमार्ग बनाने के लिए योजना बना रही है। तो पहला और दूसरा एकदम सही है। ये कामेंग नदी और पेके नदी के बीच में है और ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ना कि कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, ना कि नागालैंड में। इसलिए तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। अक्षय ऊर्जा की भारत में स्थापित क्षमता जो है वो 86 गीगावाट है और सौर ऊर्जा की 34 गीगावाट, पवन ऊर्जा की 38 गीगावाट, और भारत का 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है और 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो यहाँ पर हमारा जो कथन सही हो जाएगा वो सभी कथन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन यूएनईपी के बारे में सही है? कहा गया इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है और ये 50% जो इसका वित्त पोषण होता है उसके लिए स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर रहता है। और इसकी यूएनईपी का एक संचालक निकाय कौन सा है? यूएनईए। और लास्ट कथन है चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार जो है वो इसके द्वारा ही दिया जाता है। तो कथन जो हमारा सही हो जाएगा वो तीसरा और चौथा है। पहला कथन गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में, और ये लगभग 95% जो इसकी वित्त पोषण होता है उसके लिए स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर रहता है। ठीक है, ऑप्शन हमने देख लिया, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। फिर आगे है विश्व मौसम संगठन के बारे में। ये एक अंतर सरकारी संगठन बताया गया है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है ये, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसको प्रकाशित किया जाता है जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, न्यू क्लाइमेट संस्थान, यूएनईपी। तो कौन करता है इसको? इसको करता है यूएनईपी के अलावा इन तीनों के द्वारा इसको किया जाता है जारी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूएनएफसीसीसी सीओपी के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है हमको। तो कौन सा कथन गलत है? पहला है कि सीओपी 22 में जलवायु और सतत विकास के लिए माराकेश घोषणा पत्र को जारी किया गया था। और सीओपी दूसरा है कि तालानाव डायलॉग जो है ये सीओपी 23 से संबंधित है। देखिए सीओपी का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसलिए इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। और सीओपी 24 2018 में काटोविस में हुई थी और सीओपी जो 25 है इसका आयोजन चिली में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो सही कथन पूछा गया है, गलत कथन पूछा गया है। पहला, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका आयोजन हुआ था मैड्रिड में। ठीक है, और चिली ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में। यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे 197 देशों के द्वारा अनुमोदित किया गया है। और किगाली जो समझौता है इसके द्वारा 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही संशोधन किया गया था। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही है? बिल्कुल सही है, दोनों कथन सी हो जाएगा। अब हमको इनको सही से सुमेलित करना है। तो जो गंगा डॉल्फिन है, देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो जो गंगा डॉल्फिन है इसको संकटग्रस्त बताया गया है, इरावदी डॉल्फिन को भी संकटग्रस्त बताया गया है, और हुबारा जो बस्टर्ड है इसको अति संवेदनशील बताया गया है, और ओरंगुटान को गंभीर रूप से संकटग्रस्त बताया। ये सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, देखिए सब कुछ तो लर्न करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे गंगा डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है तो इसका आपको पता होना चाहिए आयुसीएन स्थिति। ठीक है,
तो अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें एकल उपयोग प्लास्टिक के संदर्भ में दिए गए हैं। कहा गया है निपटान योग्य जो प्लास्टिक को संदर्भित करता है ये, और आमतौर पर पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाती है ये सिंगल यूज प्लास्टिक। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सके, ठीक है। और ये पुनर्चक्रण के पूर्व केवल एक बार उपयोग की जाती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही हो गया है, और इसके लिए कोई निश्चित परिभाषा भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? सभी ये कथन सही है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में कहा गया है कि जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसका गठन किया गया था, और ये पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा? ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें से हमको बताना है संरक्षित क्षेत्रों की एक श्रेणी कौन सी है, जिसे वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में शुरू किया गया था। तो वो कौन सा है जिसको 2002 के अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? वो हो जाएगा संरक्षण रिजर्व, यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व्स, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद कोलेरू झील, इसके बारे में बताना है कि वो कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जो 2 प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित प्रजनन स्थल बन गया है कोलेरू झील में। तो कौन सा है वो? इसका आंसर है अटापका पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। अटापका पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? कोलेरू झील। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आता है प्रश्न कि इनमें से कौन सा जानवर गंभीर रूप से संकटग्रस्त है भारत में? पहला दिया हुआ है नाम दफा फ्लाइंग गिलहरी, और केरल इंडियन फ्रॉग, और फायर कोरल। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी संकटग्रस्त है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद वन आवरण में अधिकतम कमी किन राज्यों में देखी गई है? तो कौन से वो राज्य हैं? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अलावा 1, 2 और 3, ठीक है। वैश्विक तापन क्षमता के बढ़ते क्रम में हमको इन गैसों को व्यवस्थित करना है। तो कौन सा सही क्रम देख लेते हैं। सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4 CO2, CH4, N2O और HCFC, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लघु वित्त बैंक और पेमेंट्स बैंक स्थापित करने के लिए जो RBI ने दिशा निर्देश दिए हैं उनमें से कौन सा है? कहा गया है न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता कितनी है? 100 करोड़ की, और प्रमोटर का योगदान पहले 5 वर्षों के लिए कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए 40% का। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संबंध में कहा गया है RBI के द्वारा रुपए में जारी होगा और सोने के ग्राम में वर्णित होगा, और केवल जो निवासी भारतीय संस्थाओं के द्वारा ही इसको बेचने का अधिकार है, और न्यूनतम निवेश सीमा 2 ग्राम है, और अधिकतम कितनी है? 50 ग्राम। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? 1, 2 और 3 सही है। जो चौथा कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम जो है निवेश की अधिकतम जो सीमा है वो 50 ग्राम नहीं, कितनी है? 500 ग्राम की, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद PPP मॉडल के बारे में हमें बताना है। कौन से PPP मॉडल है? तो BOT टोल, यानी कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ठीक है। तो बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर होता है। और EPC का फुल फॉर्म क्या होता है? EPC होता है, देखिए इसमें ये जो जितने भी दिए हुए हैं ये PPC मॉडल्स हैं, ये सभी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा बता देती हूँ PPP बेसिकली होता क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है? सरकार और जो निजी संस्थान होता है वो मिलकर कार्य करते हैं, और इन सभी मॉडल्स में थोड़ा जो डिफरेंस होता है, तो किसी में सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और जो रिस्क कवर होता है सरकार का होता है, कहीं प्राइवेट निजी संस्थान का होता है। तो हमें ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता करना है, बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे BOT का मैंने आपको बता दिया है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो ये 2 प्रकार से होता है, एक टोल के माध्यम से, एक एन्युटी। और ये EPC का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। और HAM का फुल फॉर्म हो गया है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? संकर, यानी कि 2 मॉडल से मिलकर बना हुआ, और ये बना हुआ है किसके बीच से? BOT और EPC से। तो ये थोड़ी सी जो बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वृद्धि मंदी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इससे क्या समझते हैं आप? देखिए इसके लिए जो टर्म है वो है ग्रोथ रिसेशन। तो
तो इसको आप ग्रोथ रिसेशन टर्म भी पूछा जा सकता है। तो इससे आप क्या समझते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट ए, ऐसी अर्थव्यवस्था जो इतनी धीमी गति से बढ़ रही है कि जितनी नई नौकरियां जुड़ रही हैं उससे कहीं अधिक रोजगार जो है वो खो रहे हैं। ठीक है, कि नई नौकरियां तो जुड़ रही हैं लेकिन जो रोजगार खोने वाले हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो ग्रोथ हो रही है लेकिन ये रिसेशन के साथ हो रही है। ठीक है, तो ग्रोथ रिसेशन शब्द इसके लिए प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा टर्म से निकालने की कोशिश करें शब्द को अलग अलग कर तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में। पहले में कहा गया है दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है और जो सब्सिडाइज्ड खाद्यान्न होता है इसके लिए लगभग 82 करोड़ लोगों को कानूनी अधिकार प्रदान करता है ये, और इसमें 50% ग्रामीण और 75% जो है वो शहरी आबादी को शामिल किया गया है। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 75% ग्रामीण है और 50% जो है वो शहरी होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है ई कॉमर्स के संदर्भ में हमें गलत कथन बताना है। पहले में कहा गया है ये जो ग्रोफर्स कंपनी है ई कॉमर्स की, ये इन्वेंट्री आधारित मॉडल पर है, मॉडल का एक उदाहरण है, और जो अमेजॉन है ये मार्केट प्लेस आधारित मॉडल का उदाहरण है। तो देखिए ग्रोफर्स जो है ये मार्केट प्लेस आधारित मॉडल का उदाहरण है और जो अमेजॉन है ये इन्वेंट्री आधारित मॉडल का आधार है। तो इसीलिए हमारे ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट प्लेस आधारित मॉडल क्या हुआ, जहां पर ये इसके माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से एक मार्केट प्रोवाइड हो रहा है, मीडिएटर को ये भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं और ये इन्वेंट कर रहे हैं चीज़ों को अपनी तरफ से, ये बना भी रहे हैं और मार्केट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये इन्वेंट्री आधारित मॉडल है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बैंक जो होते हैं उनके संदर्भ में, यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कहा गया है केंद्रीय बैंकों के जो स्वामित्व वाली एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है ये, और इसका मुख्यालय बेसल में है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है सरल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। सरल का क्या फुल फॉर्म है, ये सरल का फुल फॉर्म होता है स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, तो सरल इंडेक्स भी कहते हैं इसको जारी किया जाता है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है हमको गलत बताना है, इनमें से कौन सा गलत है, कौन सी समिति सही से सुमेलित नहीं है। तो पहला जो राजा चिलैया समिति है भारत में कर सुधार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भगवती समिति जो है बेरोजगारी और लोक कल्याण से संबंधित है, ये भी सही है। केवी कामत जो पैनल है ये रेलवे पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, इसका संबंध किससे है, एमएसएमई सेक्टर से, एमएसएमई क्षेत्र से इसका संबंध है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है राज्य और भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने की पहल, ये हमें बतानी है कौन सी सही है। तो कर्नाटक भूमि परियोजना, और दूसरा है आंध्र प्रदेश भूधार, और महाराष्ट्र महाभूलेख। तो यहाँ पर जो सही है वो तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगी, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है बजट 2020-21 के संबंध में कहा गया है 2020-21 के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद की नॉमिनल वृद्धि है वो कितनी अनुमानित थी, 10%, और अनुमानित जो राजकोषीय घाटा था वो था 3.5%। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं बजट के प्रमुख विषय क्या थे। तो आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और केयरिंग सोसाइटी, ये तीनों ही विषय थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित, कहा गया है भारत ने आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, और लेकिन अभी भी जर्जर अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को गिना जाता है। जो किससे स्पष्ट होता है, आर्थिक स्वतंत्रता का जो सूचकांक है उससे, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सूचकांक से। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता देती हूं मैं आपको, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों के से पता चलता है कि ये जर्जर अवस्था के रूप में इसको गिना जाता है, इससे स्पष्ट होता है। उसके बाद आता है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के संबंध में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जो की गई ऋण माफी है उसके लिए कहा गया है कि कृषि उत्पादकता पर नगण्य प्रभाव पड़ा है, कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षण में, और तभी सहायता प्राप्त होती है जब लाभार्थी वास्तव में व्यथित हो। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा, दोनों ही कथन को सही बताया गया है, ऑप्शन सी होगा।
कि राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा की गई जो ऋण माफी से ये दोनों ही चीजें होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है फिर से आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में। कहा गया है चीन की तुलना में भारत के निर्यात के कम प्रदर्शन का कारण क्या है। तो पहला में बताया गया है कि चीन के पास उत्पादों की जो विशेषज्ञता है वो काफी ज्यादा है और भारत में विविधीकरण ज्यादा है। विशेषज्ञता की कमी है लेकिन वैरायटी बहुत है। और वहीं चीन की वैश्विक मूल्य चेन में उच्च स्तर की भागीदारी है, ये भी बिल्कुल सही है। और चीन में छोटे पैमाने पर संचालन होता है। देखिए पहला और दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन छोटे पैमाने पर तो चीन में बिल्कुल भी नहीं होता है संचालन। ये कैसे सही हो सकता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में कहा गया है सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में हमें विचार करना है। लक्ष्य जो विशेष ध्यान देने की मांग करते हैं वो है शून्य भूख, लिंग समानता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। और देश ने 5 SDG के जो लक्ष्य हैं इनमें सराहनीय प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा कथन सही होगा? जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। पहला जो है वो गलत है क्योंकि इसमें शून्य भूख और लिंग समानता पर सबसे ज्यादा दिया गया है। कहा गया है कि जो विशेष ध्यान की मांग करते हैं वो ये दोनों है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है फिर से आर्थिक सर्वेक्षण ने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की आलोचना की है वो क्या है। तो इसमें ये आर्थिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है और बाजार तंत्र को विकृत करता है। ये दोनों ही कारण बताए गए हैं और इन दोनों को कारणों को बताकर इसकी आलोचना की गई है। आखिरी प्रश्न पर आते हैं अब हम। MSME क्षेत्र के संबंध में कहा गया है ये उत्पादन में लगभग 45% का योगदान देता है और ये निर्यात में लगभग इसका योगदान 40% का है और GDP में 28% से अधिक का योगदान देता है। तो यहाँ पर ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं और इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इनको आप किसी भी ऐसे या किसी भी आंसर में यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।